पाठ 3। ऐसे थे वे। इस सदी के दूसरे दशक की बात है। मैं अपनी बहन के साथ क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास में आ गई थी। तत्कालीन आचार्य कुमारी तुलास्कार ही हमारी स्थानीय अभिभाविका थीं। वे स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से जुड़ी थीं और विशेष अवसरों पर आनंद भवन भी जाती थीं। मैंने उनके साथ जाने की हठ की, किंतु वे मुझे तभी साथ ले जाने को तैयार हुई जब पिताजी की अनुमति मिल गई। मैं पहले पहल आनंद भवन कब गई यह तो मुझे याद नहीं है, किंतु वहाँ की अनेक घटनाएं मेरी स्मृति में अंकित हैं। उन्हीं में भाई जवाहर लाल के प्रथम दर्शन भी हैं। एक दिन जैसे ही मैं क्लास से बाहर आई, आचार्य जी को तांगे में बैठने के लिए तैयार पाया। तब छात्रावास जाकर पुस्तकें रखने और कपड़े बदलने का समय भी नहीं था, अतः उनके साथ आनंद भवन जाने की उत्सुकता में बस्ता लिए स्कूल के कपड़ों में ही तांगे में जा बैठी। वहाँ कई लोग थे। आचार्य जी उन बड़े आदमियों से क्या क्या बातें करती रहीं यह तो ज्ञात नहीं, क्योंकि उस समय वार्ता से अधिक वहाँ के दृश्य की ओर आकर्षित थी। उस दिन लौटते समय न जाने किस जल्दबाजी में बस्ता वहीं छोड़कर बाहर आ गई। बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंचते ही पीछे से सुनाई दिया, ये किताबें तुम्हारी हैं? ये आवाज जवाहर लाल ने की थी। मुड़कर देखते ही मैं जहां की तहां खड़ी रह गई। बरामदे में बड़े भाई जवाहर लाल मेरे बस्ते को झुला रहे थे। मंझला कद, गोरा रंग, स्वच्छ खादी के परिधान में, दुबली पतली पर सशक्त काया, चौड़ा उज्जवल माथा, लंबा सा चेहरा, सीधी नाक, हंसी से भरे होठों में चमकते दांतों की पंक्ति, काली पुतलियों से युक्त आंखें न बड़ी थी न छोटी, किंतु उनकी दृष्टि में एक विशेषता थी। सामने खड़े व्यक्ति को ऐसा लगता था मानो आंखें उसके पार कुछ देख रही हों। बस्ते का स्वामित्व मैंने सिर हिलाकर स्वीकार किया और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने सावधानी से बस्ता मुझे थमाते हुए भ्रिकुटियों पर बल देकर कहा, क्या बात है, किताबें फेंकती घूमती हो, पढ़ती क्या खाक होंगी? भाई जवाहर लाल के मुख से क्या बात है मैंने अनेक बार अनेक अवसरों पर सुना है और हर बार उस वाक्य पर हंसी ही आई है। मोटर दुर्घटना में मेरे पैरों की हड्डी टूट जाने पर भी उन्होंने कहा, क्या बात है, तुमने पैर तुड़वा लिया? मैंने कई महीने तो अस्त व्यस्त रहने पर भी टिप्पणी की थी, क्या बात है, तुम अक्सर बीमार हो जाती हो। पर पहली भेंट के दिन उनकी डांट में बड़े की छोटे के प्रति जो आत्मीयता थी उसने मुझे रुला दिया है। 7वीं क्लास के बच्चों में जितना कम ज्ञान होता है उतनी ही भावुकता अधिक होती है। किसी छोटी लड़की को रुला दिया है, यह विचार ही उनके पश्चाताप के लिए पर्याप्त था। अतः मेरे कंधे थपथपाते हुए और किताबें सावधानी से रखने का उपदेश देते हुए वे मुझे तांगे तक पहुंचाने आए। मैंने उन्हें अनेक बार देखा, मालाओं से लदे फदे भाषण देते, जेल जाते, घर में बड़ी मधुर आत्मीयता से कमला भाभी से बात करते, छोटी सी इंदिरा जी पर प्यार से हाथ फेरते, संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ बापू के चरणों में बैठते। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक और सेनापति के रूप में उनका संपर्क सुलभ रहा और प्रयोग महिला विद्यापीठ के प्रथम कुलपति के रूप में भी किसी भी स्थिति में उनके मानवीय रूप में कोई अंतर नहीं मिला। अत्यधिक शासकीय व्यस्तता में भी उनका स्नेह भरा मानवीय रूप अक्षुण ही रहा। उनके प्रधानमंत्री होने के उपरांत मुझे एक विशेष काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा। मैंने सोचा कि जवाहर भाई से भी मिल लूं। प्रधानमंत्री से मिलने का समय निश्चित करने का अवकाश नहीं था, अतः ऐसे ही प्रभात बेला में उनके विशाल भवन पर उपस्थिति हुई। उनके निजी सचिव ने कहा, समय पूर्व निश्चित किए बिना भेंट होना संभव नहीं। यहाँ तो लोग 10-10 दिन प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं। सुनते ही मेरा मन विद्रोह कर उठा। मैंने कहा, वह प्रधानमंत्री की व्यस्तता का प्रमाण हो सकता है, परंतु जो 10-10 दिन पड़े रहते हैं उनके निठल्लेपन का तो निश्चित प्रमाण है ही। आप जाकर उन्हें सूचना देने का कष्ट करें
कि प्रयाग से महादेवी आई हैं और उन्हें आज ही जाना है। उनसे मिलने की प्रतीक्षा में जीवन के 10 दिन खोने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरा संदेश किस रूप में पहुंचा यह पता नहीं, किंतु जल्दी ही भाई जवाहरलाल तेजी के साथ जीने से उतरते दिखाई दिए और मेरा हाथ पकड़कर एक प्रकार से खींचते हुए ऊपर की मंजिल में ले आए। यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए कॉफी आ रही है। इलाहाबाद के हालचाल बताओ। वे इस प्रकार बातें कहते गए कि मुझे न रूठने की याद रही न शिकायत करने की। कार्य व्यस्त रहने पर भी दूसरों के विश्वास और सुविधा की चिंता करना वे शायद ही भूलते थे। मेरी स्मृति में एक घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। एक बार जब दद्दा मैथिली शरण और मैं उनसे मिलने गए, तब उन्होंने सहज आत्मीयता से मुझे रात में अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दे डाला। दद्दा विनोदी भाव से बोल उठे, अवश्य पंडित जी, महादेवी की इस बार शुद्धि कर डालिए। हम तो किसी प्रकार बच ही गए हैं, यह न बच पाए। तब उन्हें स्मरण आया कि मैं तो दद्दा के समान शाकाहारी हूँ। उन्होंने पूछा, क्या तुम अब तक घास पात ही खाती हो? प्रश्न के उत्तर में दद्दा ने सविनोद कहा, आप सबने हमारे लिए और छोड़ा भी क्या है? इस विनोद के बीच में भी वे इंदिरा जी को बुलाकर अलग से शुद्ध शाकाहारी भोजन बनवाने की व्यवस्था करने का निर्देश देना नहीं भूले। रात में देखा, कांटे, छुरी और मांस के अनेक खाद्य पदार्थों से सजी लंबी मेज के एक ओर मेरे लिए कढ़ी चावल, साग, दही आदि के कटोरे कटोरियों से भरी चमचमाती थाली रखी हुई है। उन्होंने जिस प्रकार मेरी इच्छा का ध्यान रखा था, उसी प्रकार वे मेज के शिष्टाचार की ओर भी सतर्क थे। उन्होंने हंसते हुए मेरी थाली अपने पास रखवाई और अत्यंत आत्मीयता से मुझसे कहा, जो तुम नहीं खाती हो उसे दूसरे को खाते देख नाक भौं मत चढ़ाना। अच्छा, आम काटने की कला में उन्हें विशेष प्रवीणता प्राप्त थी, जिसका प्रदर्शन कर वे अपने अतिथियों को विस्मित कर देते थे। चाकू से कलमी आम को एक ओर से चीरकर बड़ी सफाई से उसकी गुठली बाहर निकाल देते थे और आम साबुत ही दिखाई देता था। व्यक्तिगत संबंधों की स्वीकृति और निर्वाह में उनके साथ तुलना में ठहरने वाले व्यक्ति बहुत ही। पाठ 4।